चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का वित्तीय बाजार। भारत का वित्तीय बाजार जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। जैसे जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार के अंतर्गत बहुत सारे कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए, निवेशकों व ऋणियों के मध्य आपसी समझौता, ठीक है, वित्तीय संपत्ति के लेन देन को सुरक्षा प्रदान करना, निवेशकों के वित्तीय जो संपत्ति है उसके विक्रय को तरल बनाना, लेन देनों संबंधित सूचना की न्यूनतम लागत सुनिश्चित करना। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय बाजार अर्थात वह मार्केट प्लेस जहाँ जो शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, डिरेवेटिव है, मुद्रा है, जो वित्तीय परिसंपत्ति है उनका निर्माण और व्यापार, इनसे संबंधित जो सारी चीज़ होती है वो कहलाता है क्या, वित्तीय बाजार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं, हमको देखिए कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। भारतीय वित्तीय बाजार के अंतर्गत कुछ प्रमुख घटक देख सकते हैं। देखिए, मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है, कमोडिटी बाजार है, डेरिवेटिव जो बाजार है वो देखने को मिलता है, वायदा बाजार है, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत पहला है मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार ऐसा बाजार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल जो होता है 1 रात से 1 वर्ष तक होता है, उसके लिए क्रय विक्रय होता है, तो इसको बोलते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार होता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बैंक, सरकारी संस्थाएं शामिल होती है। और असंगठित जो मुद्रा बाजार होता है उसके अंतर्गत महाजन, साहूकार, सेठ आदि शामिल होते हैं। दूसरा है पूंजी बाजार। तो एक ऐसा बाजार है जहां पर वित्तीय जो प्रतिभूतियां है एवं परिसंपत्तियां उसका मध्यम एवं दीर्घकाल 1 वर्ष से अधिक होता है, उसके लिए क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार के 2 भाग होते हैं, एक तो प्राथमिक पूंजी कहलाती है और एक द्वितीयक पूंजी। कमोडिटी बाजार की अगर बात करें तो एक ऐसा बाजार जहां केवल प्राथमिक वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बोलते हैं कमोडिटी बाजार। डेरिवेटिव बाजार की अगर बात करें तो जो व्युत्पन्न बाजार है वह व्युत्पन्न बाजार इसको बोला जाता है, वह वित्तीय बाजार है जिसमें वित्तीय अनुबंध, मतलब वित्तीय अनुबंध कैसे होते हैं, जिसमें मूल्य किसी अंतर्निहित जो संपत्ति होती है, अंतर्निहित संपत्ति से निकाला जाता है। उसके बाद वायदा बाजार की अगर बात करें तो इसमें भविष्य के लिए व्यापारिक समझौते एवं सौदे जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार होता है, जिसके अंतर्गत यह वैश्विक विकेंद्रीकृत बाजार यहाँ पर देखने को मिलता है। निक्षेप एक और होता है, निक्षेप निधि प्रणाली होती है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है निक्षेप निधि प्रणाली क्या होती है, जिसमें यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत स्वामित्व संबंधी परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक बही जो होती है प्रविष्ट अंतरण के द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली में प्रतिभूतियों का भौतिक आदान प्रदान नहीं किया जाता। एक और होता है डीमेट खाता होता है। तो डीमेट अकाउंट एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें रुपया के स्थान पर प्रतिभूतियों तथा बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। आपने एक क्रेडिट रेटिंग सुना होगा, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग सुना होगा। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसकी अवधारणा, इसका जो विकास है सन 1999 में किया गया था। क्रेडिट रेटिंग का संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेडिट रेटिंग द्वारा ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद भारतीय वित्तीय बाजार की अगर बात करें तो भारतीय वित्तीय बाजार 2 भागों में बटा है। यहाँ पे एक तो मुद्रा बाजार होता है और एक पूंजी बाजार होता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत आप देखें तो मांग मुद्रा बाजार होती है। मांग मुद्रा बाजार का मतलब इस बाजार में जिस दर पर लेन देन होता है उसे मांग दर कहा जाता है और यह दर मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरा होता है वाणिज्यिक बिल बाजार। तो इस बाजार का प्रयोग कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं, घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं की जो बाजार है उसमें लाने तथा भंडारण के वित्तीयन के लिए किया जाता है। इसके बाद वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं। तो वाणिज्यिक प्रपत्र की अगर बात करें तो भारत में इनकी शुरुआत जो है सन 1990 में की गई थी। यह पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा 25 लाख रुपए के गुणक में जारी किए जाते हैं। इसके बाद निक्षेप प्रमाण जो बाजार है उसकी निक्षेप प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो यह विशिष्ट विनिमय योग्य वित्तीय प्रपत्र होते हैं जो बैंक द्वारा अपने पास जमा की गई मुद्रा के बदले जमाकर्ता को जारी किए जाते हैं। फिर होते हैं कोषागार बिल बाजार। तो यह अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ है जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है, उनका निर्गमन सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी पूंजी बाजार देखने को मिलती है जिसमें प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार देख सकते हैं। तो प्राथमिक बाजार की अगर बात करें तो यह नए निर्गमनों या अंश से संबंधित बाजार है जहां कोषों की गति जो है सदैव नई प्रतिभूतियों के रूप में होती है। और द्वितीयक बाजार में आपको देख सकते हैं, देखिए इसके अंतर्गत पुरानी प्रतिभूतियों का व्यापार होता है और द्वितीयक बाजार के अंतर्गत पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करते हैं हम। यहाँ पे म्यूचुअल फंड या पारस्परिक कोष इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड कंपनियां एक माध्यम है जो छोटे निवेशकों की बचतों को अनुभव तथा कुशलता के साथ संतुलित पोर्टफोलियो में विनियोजित करती है। और म्यूचुअल फंड के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि खुला कोष होता है, बंद कोष होता है, आय कोष होता है, संतुलित होता है और कर बचत योजनाएं होती है। इसके बाद एक और चीज़ देख सकते हैं, कौन सी? बीमा, जिसे इंश्योरेंस बोला जाता है।
और एक व्यक्ति द्वारा उसके नियंत्रण के बाहर किसी दुर्घटना से होने वाली हानि की जो है पूर्ण अथवा आंशिक भरपाई के लिए जो प्रबंध किया जाता है वह कहलाता है बीमा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। और यह किसी आकस्मिक एवं अनिश्चित हानि से संरक्षण प्रदान करता है। बीमा कंपनी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो जीवन बीमा कंपनी होती है और एक होती है साधारण बीमा। तो जीवन बीमा जो होती है दुर्घटना से मृत्यु एवं साधारण मृत्यु तक जो है उसका जोखिम वहन करती है। साधारण बीमा कंपनी का अगर बात करें तो ये जो परिसंपत्ति है उससे जुड़े जोखिमों का जो है बीमा करती है। और भारत में सर्वप्रथम जो बीमा है 1818 में यहाँ पे जो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जीवन बीमा संबंधी कार्य को शुरू किया था। भारत में जीवन बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है 1956 में, यानी कि 19 जनवरी 1956 को हुआ। और इस समय भारत में जो है भारत के 154 जीवन बीमा कंपनियां हैं, 16 विदेशी बीमा कंपनियां और 75 प्राइवेट सोसाइटीज़ कार्यरत यहाँ पर देखने को मिलती है वर्तमान में। इसके अलावा बीमा उद्योग की संरचना की बात करें तो कौन कौन सी होती है यहाँ देखिए। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये जनरेट होती है और इसको रेगुलेट करने का काम इरडा का होता है, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती है, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा। जीवन बीमा के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल होती है और निजी क्षेत्र की, और गैर जीवन बीमा के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियां, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर शामिल होती है। कुछ योजनाएं भी होती है जो बीमा योजना से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए वर्ष 2015-16 में जो है इसको शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, और यह योजना आकस्मिक मृत्यु, सह अपंगता, इसके अलावा जो इन सब चीज़ों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम राशि जो है 12 रुपये प्रतिवर्ष यहाँ पे भरना पड़ता है, और इसके अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए यहाँ जो है प्रदान किए जाते हैं, 2 लाख रुपए। और आंशिक अपंगता और इससे संबंधित जो दुर्घटना उसके लिए 1 लाख रुपए यहाँ प्रदान किए जाते हैं। दूसरी होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें तो यह योजना जो है वर्ष 2015 में यहाँ शुरू की गई और 50 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को ये कवर करती है। इस योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि जो है 330 रुपये प्रतिवर्ष है, और इसमें भी जो है बैंक खाता धारकों को 2 लाख तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह एक योजना जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जो परिवार है उसके लिए शुरू की गई। और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उसको प्रति परिवार अस्पताल में भर्ती होने के लिए दौरान जो है उपचार के लिए खर्चे की पूर्ति हेतु 30,000 स्मार्ट कार्ड आधारित धनराशि प्रदान की जाती है, और नामांकन के लिए यहाँ पे 30 रुपये प्रति परिवार देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू, हमने भारतीय वित्तीय बाजार के अंतर्गत देखा। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको देखिए अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी संबंध में हम देखें पहला क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी? तो नियामक शक्तियाँ किसे सौंपी? तो ये सेबी को सौंपी। सेबी मतलब ए नंबर का आपका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी सेबी की, और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया गया एक अध्यादेश के द्वारा 1992 में। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इसे नियामक शक्तियाँ सौंपी गई, और इसका मुख्य कार्य जो है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, उचित कदमों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और विकसित करना। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं यूटीआई, जिसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका जो है सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है भारत के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत जो है 1964 में की गई थी यूटीआई की, और इसे 1987 की बात करें तो सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोला गया। ठीक है, यह अब तक जो है 6 सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसरजेट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जर्मन मार्क में। जर्मन मार्क इसका राइट आंसर है। और अगर बात करें इसकी भारतीय स्टेट बैंक की यानी कि एसबीआई की, एसबीआई ने जो है 5 अगस्त 1998 को जो है 5 वर्ष की अवधि वाला सिसरजेट इंडिया बॉन्ड 3 विदेशी मुद्राओं यानी कि यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और ड्यूस मार्क यानी जर्मन मार्क में जारी किया है। 3 चीज़ों में, यानी कि एक देखिए यूएस डॉलर, एक पाउंड स्टर्लिंग और एक जर्मन मार्क, 3 जो है 3 मुद्राओं में यहाँ इसको जारी किया गया था। और यह एक प्रतिरक्षा योजना नहीं है। आरबीआई मतलब यहाँ देखिए आरबीआई नहीं, यहाँ पे आरआईबी 1991 की प्रतिरक्षा योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स के तहत नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है। तो सही आंसर का है चुनाव करना। देखिए सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई बोला जाता है उसमें उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉक पर आधारित है, तो ये गलत है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को अनुपातिक भारिता दी जाती है, तो ये सही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ देखिए सही आंसर क्या होगा हमारा, ओनली 2, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को 50 नहीं बल्कि 30 दिए गए हैं, तो ये 30 इसका सही हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ देखिए, और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1460 में की हुई थी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है वो 1972 में की गई थी, तो इसलिए जो है ये सबसे पुराना नहीं है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है। तो यहाँ देखिए ये जो है, देखिए शेयर बाजार के संबंध में सेंसेक्स है, बीएसई है, इसके अलावा निफ्टी भी है, पर सेप्स नहीं है, तो डी नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेप्स का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु एक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने आर्थिक नीति के साथ जो है वर्ष 1991 में इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, सेप्स जो है इसका उद्देश्य देनदार देश के जो है चालू खाता ऋण को कम करना होता है। निम्नलिखित में से जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, परंतु नाबार्ड यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप अगर देखें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। और ईपीसीजी जो योजना है गुणवत्तापूर्ण सामान के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तु के आयात को सुविधाजनक बनाने और भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। तो ये जो उद्देश्य था 50 करोड़ या इससे अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सह संग उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर साझेदार 20 से कम होने चाहिए, इसका राइट आंसर है। और भारत में सीमित देयता साझेदारी यानी कि LLP इसको बोला जाता है, इसने जनवरी 2009 में जो है आकार लेना शुरू किया। और सीमित देयता साझेदारी फर्म में साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना जो है आवश्यक नहीं है यहाँ पे। इसमें आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी जो सहमति है उससे विनिश्चित किया जा सकता है तथा यह जो है उत्तराधिकार से परिपूर्ण नियमित निकाय माना जाता है। संवेदी सूचकांक जिसे सेंसेक्स बोला जाता है, इसकी चढ़ाव का तात्पर्य क्या होता है। तो चढ़ाव का तात्पर्य क्या होगा, बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक जो है कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और इसकी स्थापना हम देख सकते हैं 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कंपनी अंश जिसे शेयर बोला जाता है उस पर मर्यादित यानी L+D होने का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है हम देख सकते हैं धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना, तो ये जो है सी नंबर का राइट आंसर है। यानी कि फर्म या कंपनी जो इस रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो जिसमें शेयर धारक अथवा इसके जो कंपनियां उसका दायित्व सीमित हो, लिमिटेड कंपनी कहलाती है। और एक लिमिटेड कंपनी निजी तौर पर आयोजित लघु व्यवसाय इकाई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो प्रवर्तक है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, LIC और GIC ये भी देखने मिलता है और IDBI, तो IDBI भी ये तीनों चीज़ें हमको देखने मिलती हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1992 में। एक कमेटी थी जिसका नाम था फेरबानी समिति, फेरबानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, इसका मुख्यालय आप देखिए मुंबई में देखने को मिलता है। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्था जैसे IDBI है, LIC है, GIC है, सेबी नहीं SBI है, ये सभी चीज़ हमने जो देखे वो यहाँ शामिल है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जो कारण है वो क्या होता है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव कारण की अगर बात करें सही उत्तर क्या होगा, विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह सही है। विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन ये भी सही है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन ये भी सही है, तीनों यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे तीनों 1 2 3 यहाँ पे सही आंसर होंगे। ठीक है,
भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो अस्थिर भाग कौन सा होगा? देखिए अस्थिर भाग जो है सरकारी प्रतिभूति नहीं होगा, व्यापारिक बिल भी नहीं होगा, जमा प्रमाण पत्र भी नहीं। याचना मुद्रा बाजार जो है ये जो है अत्यधिक अस्थिर भाग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? विश्वसनीय प्रतिभूति का अगर बात करते हैं, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ये विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहलाती है। ठीक है, सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके जो होते हैं क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। लेनदार यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये जो है किसके लिए उपलब्ध कराता है? लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराता है, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में जो है ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पे 1917 की बात करें तो यहाँ जारी किए गए थे। आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है अल्पकालिक होते हैं। ट्रेजरी बिल को टी बिल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम परिपक्वता 364 दिनों की होती है। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? ठीक है, तो अन्य से भिन्न कौन सा होगा? देखिए जीवन बीमा कंपनी की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा जो है, किसान विकास पत्र, तो ये सभी तीनों एक से है। बाकी कंपनी ऋण जो है अलग है। कंपनी ऋण कैसे? देखिए किसान कंपनी के जो ऋण पत्र है उसका स्वामित्व कंपनी की सहमति से पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, अर्थात ऋण पत्र का स्वामित्व बदलता रहता है। जबकि जीवन बीमा की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, इनका स्वामित्व बदलता नहीं। इसलिए 3 एक से होगा, ए बी सी, और डी आपका अलग हो गया। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता, तो देखिए यहाँ पे निर्यात और आयात बैंक यहाँ जो है पुनर्वित्त यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराता। बाकी 3 जो है यानी कि अनुसूचित व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक, ये तीनों जो है पुनर्वित्त उपलब्ध कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में जो है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जो है वाई एच मालेगाम थे। ए नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, और यहाँ पर यह है कौन सा सही? यहाँ देखिए, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए जो है सी नंबर का इसका राइट आंसर, मतलब यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं यह नीति आयोग का एक अंग है, तो ये गलत है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, सही है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षण का निरीक्षण करता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। सी नंबर का हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा जो है यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, अंतर्नियामकी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की प्रणाली के लिए दिसंबर 2010 में जो है इसको जो है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, जिसे FSDC बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह जो है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के समष्टि जो है सविवेक पर्यवेक्षण की निगरानी, अंतर्नियामकी समन्वय तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास, वित्तीय साक्षरता, समावेशन आदि के संदर्भ में कार्य करता है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निम्न में से कौन करता है? तो ये IRDA करता है। IRDA यहाँ पे सी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ देखिए, तो ये जो इसका पूर्ण रूप भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण होता है। ठीक है, और 19 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको देख सकते हैं हैदराबाद में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र का क्रमबद्ध विनिमय, संवर्धन, संबंधित व आकस्मिक मामलों पर जो है कार्य करना एवं पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो ये जो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में इसको रेगुलेटरी मतलब जो है स्टैट्यूटरी बॉडी जो बना दिया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद है, निम्न में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मतलब कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो देखिए यहाँ पे जो है क्रे तो नहीं है, IBRD भी नहीं है, IRDA भी नहीं है, ICRA एक प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और इसका पूर्ण रूप होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है। यह एक व्यावसायिक एवं स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1991 में यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना की संस्तुति चलैया समिति ने की थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसकी स्थापना की जो समिति है वो मतलब कौन सी समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। तो चलैया समिति यहाँ पे नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी इसका प्रवर्तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, सही है।
इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़, इसका मुख्यालय मुंबई। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, एक बस हमारा गलत होगा। ठीक है, फेरवानी समिति की अनुशंसा पर जो है इस यहाँ पे जो है 1991 में इसके जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1992 में की गई थी। इसकी आरंभिक पूंजी 25 करोड़, जो कि हमने देखें, सारी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। न्यूयॉर्क जो है स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक का नाम क्या है? तो इसका जो सूचकांक का नाम है वो क्या है? नास्डॉक इसका नाम है। और ये जो है विश्व के अन्य स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो जैसे संघाई स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो निक्की, फ्रैंकफर्ट, मिड डॉक्स, तो ये अन्य स्टॉक एक्सचेंज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा तेजड़िया जो शब्द है वो किससे संबंधित है? ये किस में प्रचलित होता है? ये शेयर मार्केट में होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर। जब उछाल मारते हैं शेयर और जब नीचे आते हैं तो इसको मंदड़िया बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। गिल्ट बाजार किससे संबंधित होता है? गिल्ट बाजार जो होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहलाता है, गिल्ट बाजार। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, तो आपने नाम भी सुना होगा इसका, डिजिटल मुद्रा है ये। इसके अलावा आप देखिए भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या की बात करें तो 23 है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शाखा रहित क्षेत्र में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? तो कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? देखिए, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती। सही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती। ये भी सही है, नहीं दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। सी नंबर का राइट आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? तो ये 1998-99 में लागू की गई, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन जो है सट्टेबाज नहीं है? तो सट्टेबाज यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे दलाल जो होता है वो सट्टेबाज नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, ये सभी जो है यहाँ पे तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग तथा लैमडक भी होता है, तो ये इससे संबंधित होते हैं। ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो ये तो थे हमारे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर बाजार, मतलब यहाँ पे हमने देखे इससे संबंधित। इसके अलावा कुछ ओवरव्यू भी हमने देखे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।